Assalamu alaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry, and today we are going to cover a very important topic, which is analysis of wastes and solids including sludge. So this is very important, and it will include that how we can analyze solid wastes, which will also include sludge. As you can see, this presentation is submitted by Amina Bibi. So, the analysis of hazardous waste of various kinds for a variety of potentially dangerous substance is one of the most important aspects of hazardous waste management. ठीक है, अब देखें जो भी हमारे पास वेस्ट है, whether this is इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट, तो उसके हैजर्डस एस्पेक्ट्स को डिटरमिन करने के लिए उसका एनालिसिस जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। ठीक है, तो इसी एनालिसिस के ज़रिए हम जान सकेंगे कि उस वेस्ट मटेरियल के अंदर कौन से ऐसे केमिकल्स या बायोकेमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं विच कैन इम्पोज हैजर्डस इफेक्ट, और इसके अलावा तभी हम जान पाएंगे कि उन हैजर्डस सब्सटेंसेस को किस तरह से डिस्पोज किया जा सकता है या उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। These analyses are performed for a number of reasons, including tracing the sources of wastes, assessing the hazards posed by the waste to surroundings। ठीक है, तो एक तो जाहिर है उससे हमें एनालिसिस से ये पता चलेगा कि इस वेस्ट का सोर्स कौन सा है, और फिर जाहिर है उसके रिमूवल में आसानी होगी, और दूसरा क्या है कि हमें ये पता चलता है कि उस वेस्ट से कौन से हैजर्डस इफेक्ट्स एनवायरनमेंट के ऊपर आते हैं। So, in order to determine the hazardous effects, first we will broadly define um, waste as to include all kinds of solids, semi-solids, sludges, liquids, contaminated soils, sediments, and other kind of materials that are either waste themselves or are contaminated by waste. तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम ब्रॉडली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उनमें तमाम तरह के सॉलिड सब्सटेंसेस, वेदर दीज आर वेस्ट देमसेल्व्स और दीज आर कंटामिनेटेड बाय वेस्ट, या वो सेमी सॉलिड हो सकते हैं। स्लजेस मीन एक्चुअली कीचड़। ठीक है, जो यानी कीचड़ टाइप मटेरियल, उसको हम स्लज बोलते हैं। अब वो इटसेल्फ भी कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल हो सकता है, या फिर द स्लज कंटेनिंग द कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल। इसके अलावा लिक्विड्स, कॉन्टेमिनेटेड सॉइल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, या फिर दूसरी तरह के मटेरियल्स जो कि खुद वेस्ट हों या फिर वेस्ट मटेरियल्स ने उन्हें कॉन्टेमिनेट किया हो। अच्छा जी, सॉलिड वेस्ट का जो एनालिसिस है वो लिक्विड सैंपल की निस्बत ज़रा मुश्किल होता है। उसकी क्या रीज़न होती है कि ये जो सॉलिड सैंपल होता है दिस इज़ हेट्रोजीनस। ठीक है, तो थ्रू ऑल द सैंपल मटेरियल दिस इज़ नॉट होमोजीनियस, तो इसकी कंपोजिशन काफ़ी हेट्रोजीनियस होती है, इसलिए हमें इसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेने में मुश्किल पेश आती है। Whereas water samples can often be introduced into an analytical instrument with minimal preparation, the processing of hazardous waste to get a sample that can be introduced into an instrument is often relatively complicated. So this is the difficulty। यानी वाटर सैंपल चूंकि होमोजीनियस होता है, इसलिए एक हमें रिप्रेजेंटेटिव एनालिटिकल सैंपल जो है वो उसकी मिनिमल प्रेपरेशन के साथ हम उसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि जो हैजर्डस वेस्ट है उनकी प्रोसेसिंग ताकि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिल सके, दिस इज a complicated process. Such processing can consist of dilution of oily samples with an organic solvent। अब इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑयली सैंपल्स हैं
सेमी सॉलिड टाइप के, तो हम उसे डाइल्यूट करेंगे विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एवोल्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन एनालाइट्स, ठीक है। तो अब अगर सॉलिड सैंपल के अंदर एम्बेडेड है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन एनालाइट्स, तो हम उसको ऐसा मेथड एवॉल्व करेंगे कि वो एवॉल्व हो जाए, ठीक है, राइट। और फिर उन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन एनालाइट्स को हम कलेक्ट करेंगे और फिर उनका एनालिसिस करेंगे, या फिर हम डाइजेस्ट करेंगे सॉलिड्स को विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑक्सीडेंट्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फॉर एनालिसिस। अब देखें, अगर तो वाटर के अंदर, वाटर सैंपल के अंदर मेटल्स हैं, तो वो रिलेटिवली इजी है कि हम उनको उनकी एस्टिमेशन और मेजरमेंट कर सकें। लेकिन अगर सॉलिड सैंपल के अंदर मेटल्स हैं, तो उनको डिटेक्ट करना, ठीक है, वो मुश्किल होगा। तो उसके लिए क्या है कि हमें पहले सैंपल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और जाहिर है सॉलिड सैंपल है तो उसकी डाइजेशन में हम एसिड्स एंड ऑक्सीडेंट्स यूज करेंगे which have their own health hazardous effects. So the precautions in order to analyze pollutants in solid waste continues as the product of these processes must often be subjected to relatively complicated sample cleanup procedures to remove contaminants that might interfere with the analysis or damage the analytical instruments. ओके अब इससे हमारे पास जो भी सैंपल प्रेपरेशन के सिलसिले में जो प्रोडक्ट्स आती हैं, जिनको हमने एस्टिमेशन जिनकी करनी होती है, या जिनकी क्वांटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि सैंपल क्लीनअप जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसके लिए हमें उन कॉन्टेमिनेंट्स को रिमूव करना होता है जो कि ना तो या तो एनालिसिस के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, और even they may damage the analytical instrument. So as I have mentioned on the previous slide that for the sample digestion के लिए हम strong acids और oxidants use करते हैं, और सॉल्वेंट्स भी ऑर्गेनिक हम यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक एनालाइट्स। तो इसलिए कोई भी जो हैजर्डस वेस्ट मटेरियल को एनालाइज करता है पर्सन, तो सो ही और शी शुड नो द रिसोर्सेज कि इसके रिसोर्स क्या हैं, यानी हमें बैक वर्क काफ़ी करना पड़ता है, ठीक है। सो वी शुड नो पहले से कि क्या रिसोर्स है, और उसका क्या रिएक्शन हो सकता है उस प्रोडक्ट का जो सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हमने एनालाइज करना है, और उसको हम किस तरह से मटेरियल किस तरह के मटेरियल से ट्रीट करवा रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि इस रिएक्शन का इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है, और ऑब्वियसली हम वो रिएक्शन पाथवे अडॉप्ट करते हैं कि उसका हार्मफुल इफेक्ट एनालिस्ट के ऊपर ना हो, यानी जो रिएक्शन को मेजर कर रहा है। तो इसके लिए क्या है कि जो भी कोई प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स और प्रिकॉशंस मेंशन होती है इस हैजर्डस वेस्ट सैंपल को मेजर करने के लिए, वी शुड अडॉप्ट इट केयरफुली। अब देखें, जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट होगी उसको एज आई हैव प्रीवियसली मैंशनड कि सैंपल की डाइजेशन करना पड़ेगी, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल्स को डिटरमिन करना चाहते हैं, तो जो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, इट इंक्लूड्स फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रेफाइट फर्नेस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एज वेल एज इंडक्टिवली कपल्ड ऑर्गन प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी। और रिक्वायरमेंट क्या है कि सॉलिड सैंपल है उसको डाइजेस्ट किया जाएगा एनालाइट मेटल्स को सॉल्यूशन के अंदर फ्राहम करने के लिए। एक्चुअली ये टेक्निक्स जो हैं उसी वक्त सैंपल को सैंपल में मौजूद मेटल्स को मेजर कर पाएंगी जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, राइट। और फिर आगे जाके तो जो सॉल्यूशन है उसको एवेपोरेट भी होना होता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि डाइजेशन करेंगे, और डाइजेशन में सिर्फ ओनली दोज फ्रैक्शंस ऑफ मेटल्स
यानी उतना ही फ्रैक्शन मेटल का हमने डिसॉल्व करना है दैट कैन बी पुट इनटू सॉल्यूशन अंडर रिलेटिवली एक्सट्रीम कंडीशंस। तो जितना सॉल्यूशन के अंदर जो है हम ले सकते हों, एंड देयरफॉर एनेबल्स मेजरमेंट ऑफ अवेलेबल मेटल्स। अब देखिए एक्चुअली हर जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिटेक्शन लिमिट होती है, लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। तो अब सॉलिड सैंपल के अंदर जो है हमें पहले से ये मालूम होना चाहिए कि जो सॉलिड वेस्ट हम मेजर करने जा रहे हैं ये नहीं ज़ाहिर है अगर तो डिटेक्शन लिमिट से इंस्ट्रूमेंट की डिटेक्शन लिमिट से बिलो होगा फिर तो इंस्ट्रूमेंट को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें फिर सॉलिड सैंपल में हैजर्डस वेस्ट या हैजर्डस मेटल्स की एस्टिमेशन में हमें एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए कि मेटल्स उस सॉलिड सैंपल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ना हो। तो इसका नतीजा ये निकल सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको वो खराब कर सकते हैं, ठीक है। ना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बल्कि एनालिस्ट जो कि उसको मेजर कर रहा है उसके उसकी सेहत पे भी हैजर्डस इम्पैक्ट्स इम्पोज हो सकते हैं। और चूंकि देखें जो सैंपल डाइजेशन है इट इंक्लूड क्रूसिव एंड डेंजरस रीजेंट्स लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स। तो जो इक्विपमेंट को डील कर रहा है और इन केमिकल्स को एनालिस्ट जो डील कर रहा है ही और शी शुड आल्सो बी properly trained. So he should know the proper equipment, including fume hoods and adequate personal protection. These are the methods which are used for the sample digestion, and these are approved by EPA, that is Environmental Protection Agency. Okay, so this method includes digestion of solid sample, and this is used for liquid preparation of the sample from the waste material. ठीक है, तो जो EPA मेथड है एसिड डाइजेशन के लिए, एसिड डाइजेशन ऑफ सेडिमेंट्स, स्लजेस एंड सॉइल्स, ठीक है। तो जो भी कोई सॉलिड सैंपल है वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्लज और सॉइल, उस उसमें फॉर एग्जांपल मेटल्स की एस्टिमेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए हम उसको एसिड की मदद से डाइजेस्ट करते हैं। तो हमने 2 ग्राम, वी विल टेक ओनली 2 ग्राम ऑफ द सैंपल and this will be treated with a mixture of nitric acid and hydrogen peroxide. The sample is then refluxed with either concentrated nitric acid or concentrated hydrochloric acid. So पहले उसको हम ट्रीट करेंगे नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, और जो फिर हमारे पास नेक्स्ट सैंपल होगा जो ऑब्टेन होगा आफ्टर ट्रीटमेंट विद नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसकी रिफ्लक्सिंग करेंगे with concentrated nitric acid or concentrated hydrochloric acid के साथ, and then again refluxed with dilute hydrochloric acid, और फिर उसको हम फिल्टर करेंगे और फिर उस फिल्ट्रेट को एनालाइज करेंगे फॉर मेटल्स। सो यू कैन सी दैट दिस मेथड इज क्वाइट टीडियस, मतलब एनालिसिस तक जाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पीछे वर्कआउट करना पड़ेगा। इसके अलावा माइक्रोवेव हीटिंग दिस कैन बी यूज टू असिस्ट द डाइजेशन ऑफ सैंपल्स। The procedure for digestion of aqueous liquids consists of mixing a 45 ml sample with 5 ml of concentrated nitric acid. So if we have aqueous liquids, और ये काफ़ी, ये वाले aqueous liquids जो होंगे ये काफ़ी concentrated form में होंगे जिसको हम as such analysis के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और हम 45 ml सैंपल को 5 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे और फिर उसको फ्लोरोकार्बन यानी टेफ्लॉन के वेसल में उसको रखेंगे और उसको हीट करेंगे फॉर 20 मिनट्स। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी सैंपल को ठंडा करेंगे, सॉलिड्स आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड इवन देन द सॉलिड्स, रिमेनिंग सॉलिड्स जो होंगे उसको फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन से हम सेपरेट करेंगे, और जो रिमेनिंग लिक्विड होगा दिस विल बी एनालाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट atomic spectroscopic techniques. So this is quite long and tedious process. So what we will do if the sample is rich in organic pollutants, ठीक है, तो उन एनालाइट
को हम कैसे आइसोलेट करेंगे, which are of organic origin and which can pose hazardous health impacts. So the determination of organic analytes, they require that they can be isolated from the sample matrix. तो इसके लिए क्या होगा कि हमें बल्क सैंपल में से उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। उसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो एक्सट्रैक्शन की टेक्निक होती है, और उसमें हम क्या करते हैं कि एनालाइट्स को सॉलिबलाइज किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और इस तरह से वो एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं फ्रॉम सैंपल विद अ सूटेबल सॉल्वेंट यूज़ करते हुए। अच्छा, अब एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वर्क करता है फॉर नॉन वोलेटाइल एंड सेमी वोलेटाइल एनालाइट्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो नॉन वोलेटाइल हों या सेमी वोलेटाइल हों। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो वोलेटाइल हों, तो जाहिर है वो सैंपल प्रोसेसिंग के दौरान वो वेपराइज हो जाएंगे, एंड they cannot be estimated, and these volatile organic pollutants they will not be detected। ठीक है, तो क्योंकि उससे पहले ही वो evaporate हो चुके होंगे, इसलिए volatile materials these are commonly isolated by techniques। हम उसके लिए फिर हमें separate techniques use करनी पड़ेंगी which make use of their high vapor pressure। Toxicity characteristic, leaching process or procedure devised by Environmental Protection Agency. This is an important method. TCLP actually is used for the estimation or determination of contamination of, for example, of metals in the soil, and then it will also determine that after qualification and quantification of heavy metals, for example, in the soil, now how this soil sample or the heavy metals in the sample can be disposed of। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, द टेस्ट वाज डिजाइन टू एस्टिमेट द availability to organisms of both inorganic and organic species in hazardous material present as liquids, solids और मल्टीपल फेज मिक्सचर बाय प्रोड्यूसिंग अ लीचेट। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सॉइल सैंपल होता है, अब उस सॉइल के ऊपर कोई भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज और रबिश और व्हाट एवर इट इज, तो हम एक सॉइल सैंपल वो लेते हैं और उसका लीचेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसमें वाटर डालते हैं, और अब वो जो वाटर है वो मतलब कीचड़ टाइप आप कह लें, मड टाइप, गारा टाइप जब वो मटेरियल बन जाता है तो उसको फिल्टर किया जाता है। ठीक है, और जो फिल्ट्रेट आता है उसके अंदर फिर जाहिर है कि उस सॉलिड वेस्ट के अंदर उस पूरे बल्क में जो सैंपल सॉलिड का प्रेजेंट है, उसके अंदर जितना भी कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हैजर्डस स्पीशीज होंगी वो उस फिल्ट्रेट में आ जाएंगी। ठीक है, और उस फिल्ट्रेट को हम मेजर करेंगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैजर्डस वेस्ट, whether it is in the form of metal or in the form of organic species। ठीक है, तो अब फिर उसको एनालाइज किया जाएगा स्पेसिफिक टॉक्सिकेंट्स के लिए। अब देखें इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। अगेन आई हैव मेंशन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मेथड्स। तो इस ये जो लीचेट हमारे पास हासिल होगा या फिल्ट्रेट जो हासिल होगा, फिर उसको डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द एनालाइट प्रेजेंट इन द सैंपल हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेथड उस सैंपल के अंदर इफ हैजर्डस मटेरियल्स आर प्रेजेंट उनकी एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड हमें यूज करना होगा। द प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द TCLP इज रादर इन्वॉल्व, काफ़ी ये टीडियस और इन्वॉल्व्ड प्रोसेस होता है। The procedure need not to be run at all if a total analysis of the sample reveals that none of the pollutants specified in the procedure could exceed regulatory levels। तो मतलब हमारे पास एक प्रिलिमिनरी सा इंफॉर्मेशन होती है, और उस प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन और प्रिलिमिनरी टेस्ट अगर ये इंडिकेट कर दें कि वो जो हमारे पास एक सॉलिड वेस्ट पड़ी हुई है उसके अंदर कोई भी ऐसा टॉक्सिक किस्म का मटेरियल नहीं है,
तो उसको डंप करने के लिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज नहीं करने पड़ेंगे। और अगर जाहिर है उस सैंपल के लीचेट से या उस सैंपल के फिल्ट्रेट से ये बात ज़ाहिर हो जाए कि उसके अंदर आफ्टर प्रिलिमिनरी टेस्ट कुछ डेंजरस किस्म के केमिकल्स प्रेजेंट हैं, तो पहले हम उन डेंजरस केमिकल्स की एस्टिमेशन करेंगे, क्वांटिफिकेशन करेंगे। एंड आफ्टर क्वांटिफिकेशन अगर हम ये पता चले कि जितना ईपीए ने, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने उन केमिकल्स की लिमिट दी हुई है, अगर तो वो उस लिमिट से एक्सीड ना करे, तब भी हम उसको नॉर्मली डंप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उस नॉर्मल लिमिट से एक्सीड करता है कोई भी पोल्यूटेंट, फॉर एग्जांपल वो पोल्यूटेंट मरकरी है या कैडमियम है, सो दीज आर कैंसरस, ठीक है। तो उस फिर सारे वेस्ट को डंप करने के लिए हमें स्पेसिफाइड प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने डिवाइस किया होगा। So, thank you very much for your attention. This lecture was about the treatment of solid waste, and we have also studied sample digestion procedures. Hope that you people have understood it. So, if you have understood, please subscribe, like, and share. Allah Hafiz.